हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्रीपोजिशन, उसका डेफिनेशन और समझा कि होता क्या है। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप क्या हैं, उसके नाम कौन कौन से हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, उसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं और उनके द्वारा हम सेंटेंसों को भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। हमने लिखा है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन के तीन प्रकार हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, सामान्य संबंध सूचक। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा है फ्रेज या फ्रेजल प्रीपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे अपने सिंपल प्रीपोजिशन पर। वे क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उसके अंतर्गत आने वाले प्रीपोजिशन हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, पहले उसको पढ़ेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले प्रीपोजिशन के पहले टाइप को। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। हमने लिखा है ए वर्ड विच इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज नोन एज सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी a word which is used to show relationship between different part of a sentence is known as simple preposition। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा शब्द यानी सिंपल प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो भिन्न भिन्न सेंटेंसों के बीच एक संबंध को स्थापित करता है। उसे हम सिंपल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसा प्रीपोजिशन, एक ऐसा वर्ड जो दो अलग अलग, जो दो डिफरेंट पार्ट को एक सेंटेंस में उनके बीच संबंध को स्थापित करता है, वो होता है सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें आते कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन है जो इस सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला है इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय, एटसेट्रा। इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय, एटसेट्रा। ठीक है, यानी ये सारे प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, वह कमरे में है। ठीक है, वह कमरे में है तो होगा ही इज इन द रूम। ठीक है, वह कमरे में है, ही इज इन द रूम। अब देखेंगे इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है। द रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही जो है नाउन है, द रूम क्या है, नाउन है। ठीक है, यानी हमने पहले जब प्रीपोजिशन को डिफाइन किया था, ओनली प्रीपोजिशन था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो किसी नाउन के पहले अथवा प्रोनाउन के पहले आएगा। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट भी आपका नाउन है, यहाँ सब्जेक्ट भी नाउन है और ऑब्जेक्ट भी नाउन है, और नाउन से ठीक पहले आया हुआ प्रीपोजिशन इन है, और यह जो इन है यह होगा सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी क्योंकि यह जो है ही का संबंध किससे कर रहा है, द रूम से, यानी जो सब्जेक्ट है ही, इसको प्रोनाउन भी कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट काम कर रहा है। और यह जो है द रूम जो इसका ऑब्जेक्ट है उसके साथ इसका संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए सिंपल प्रीपोजिशन है। और सिंपल प्रीपोजिशन यह इसलिए है क्योंकि सिंपल प्रीपोजिशन में मात्र और मात्र एक ही वर्ड आते हैं। ठीक है, यानी सिंपल प्रीपोजिशन हैज ओनली वन वर्ड। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी होंगे यह सिंपल प्रीपोजिशन बिल्कुल एक ही शब्दों में होंगे, उसमें अधिक से अधिक शब्द नहीं रहेंगे, और यह कुल होते हैं। यहाँ हमने लिखा है इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे कि प्रीपोजिशन कैसे वाक्यों और शब्दों को जोड़ता है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा हमने लिखा वह पेड़ पर है, तो ही इज
ऑन द ट्री। दूसरा हमने लिखा ही इज ऑन द ट्री। अब यहाँ पे देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, द ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यह जो है प्रोनाउन है, यह नाउन है, और नाउन से ठीक पहले आपका आया है प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है। अब ही का संबंध क्या है, इसमें लिखा है ही इज ऑन द ट्री, तो वह पेड़ पर है, तो वह कहाँ है, पेड़ पर है, तो उसका संबंध, ही का संबंध किससे है, पेड़ से। और ये संबंध कौन व्यक्त कर रहा है, ऑन। अगर यह बीच में ऑन नहीं होता, प्रीपोजिशन नहीं होता, तो क्या होता, वह पेड़ है, ठीक है। तब होता वह पेड़ है, जो एक फिगर ऑफ स्पीच को संबोधित करता, शो करता। लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन का सबसे पहला सिंपल प्रीपोजिशन जिसमें मात्र एक ही शब्द होंगे, ओनली वन वर्ड होंगे, और इसमें जो है ही का संबंध द ट्री से है, और उस संबंध को ऑन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ऑन होगा यह होगा सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। अब अगला है दूसरा प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी सेकेंड है उस टाइप का कंपाउंड प्रीपोजिशन। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशन विच आर फॉर्मेड बाय प्रीफिक्सिंग द प्रीपोजिशन टू ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। फिर से देखेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशन विच आर फॉर्मेड बाय प्रीफिक्सिंग टू ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब कंपाउंड प्रीपोजिशन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो पहले से फिक्स होता है किसी संज्ञा, विशेषण या फिर एडवर्ब के, यानी एक ऐसा वर्ड जो यह सुनिश्चित कर दे, कंफर्म कर दे कि इस वर्ड के पहले यही प्रीपोजिशन लगना है, वह प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो सेंटेंस दिए रहेंगे उस सेंटेंस के पढ़ने से यह कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें यही प्रीपोजिशन लगना है, उसके अलावा दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं लग सकता। इसलिए हम कंपाउंड प्रीपोजिशन को फिक्स प्रीपोजिशन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। देखिए, अबाउट, अक्रॉस, एमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, थ्रूज, टुवर्ड, बियॉन्ड, विदाउट, एटसेट्रा। अबाउट, अक्रॉस, एमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, थ्रूज, टुवर्ड, बियॉन्ड, विदाउट, एटसेट्रा। इतने सारे वर्ड जो है इस कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं, जो फिक्स्ड हैं, जहाँ लगना है उसको वहीं लगेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं लग सकता। इसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं सारे वर्ड अपने आप में फिक्स हैं, जहाँ लगना होगा सेंटेंस के हिसाब से वही लगेगा, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। हम समझेंगे इसे एक सेंटेंस के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमने उठाया बिटवीन को। बिटवीन एक ऐसा वर्ड है प्रीपोजिशन का जिसमें सेंटेंस में दिए गए दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच को संबोधित करता है। यह तभी लगेगा जब उस सेंटेंस में मात्र और मात्र दो व्यक्ति अथवा वस्तु या फिर स्थान का बोध कराया गया हो, वही लग सकता है, ठीक है। एक है अमंग। अमंग का मतलब होता है दो से अधिक, यानी दो से अधिक जब वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा स्थान के बारे में बातचीत किया जाए तो वहाँ अमंग का यूज करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में। यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन में बिटवीन, अमंग, अबाउट, अक्रॉस, बिसाइड, बिफोर, ऐसे बहुत सारे हैं जितने हमने लिखा हुआ है। इन सब का यूज हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। अब चलेंगे कुछ सेंटेंस के सहारे हम इसका यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये सेंटेंस में अपना काम करता है। पहला है, यानी हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, माने इन आमों को राम और श्याम में बांट दो। तो राम और श्याम यहाँ दो व्यक्ति हैं, बांटना है किसको, मैंगोज को। तो हम जानते हैं कि दो लोगों को दिखाने के लिए, दो लोगों को शो करने के लिए कंपाउंड प्रीपोजिशन का जो बिटवीन होता है यह सबसे उपयुक्त होता है। इसलिए हम जब भी दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की बात आए वहाँ हम बिटवीन का यूज करेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में। उसके बाद से आता है एमंग। एमंग ठीक इसी जैसा है, लेकिन यह दो से अधिक
जेड अथवा अवस्थ या स्थान के रूप में। अगर हमें इसी मैंगोज को 2 से अधिक लोगों में बांटना होता तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज एमंग ऑल, तो यहाँ एमंग होता है। ठीक है, अब आते हैं बिसाइड पे। बिसाइड भी वही है, जैसे वह मेरे बगल में बैठा है तो हो जाएगा ही सिटिंग बिसाइड मी, यानी वह मेरे बगल में बैठा है, तो बगल के लिए यहाँ बिसाइड का यूज करेंगे जो मीनिंग के रूप में भी काम करेगा और कंपाउंड प्रीपोजिशन का यहाँ यूज होगा, हो जाएगा बगल में, यानी वह मेरे बगल में बैठा है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनका हम यूज बारी बारी से पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद जब हम इसको इस टाइप को पढ़ा लेंगे तो टाइप के बाद जितना भी इसका वर्ड है, जितने प्रीपोजिशन हैं, सबको बारी बारी से सेंटेंस के रूप में कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम चलते हैं इस टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के तीसरे पार्ट पर, जिसका नाम है फ्रेज और फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब आते हैं प्रीपोजिशन के तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप है फ्रेज प्रीपोजिशन, जिसको हम फ्रेजल प्रीपोजिशन भी कहते हैं। इस प्रीपोजिशन में होता क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने अगले वर्ड के साथ आकर के अटैच होते हैं और दोनों वर्ड मिल करके प्रीपोजिशन का काम करते हैं, जो फ्रेज के रूप में होते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग एक वर्ड है और इस वर्ड के बगल में जो टू है यह प्रीपोजिशन है। ऐसा नहीं कि यहाँ टू का अलग अर्थ है और अकॉर्डिंग का अलग अर्थ है। जब यह अकॉर्डिंग टू एक साथ होगा तो इसका मीनिंग भी एक निश्चित होगा, फिक्स होगा, जिसको हम हटा नहीं सकते। इंस्पाइट ऑफ, जहाँ इंस्पाइट है वहाँ ऑफ रहेगा, यह कन्फर्म है, इसके बगल में कुछ और नहीं आ सकता। ओविंग टू, ओविंग के साथ हमेशा टू रहता है, इसलिए यहाँ ओविंग टू है जो फ्रेज का काम करेगा। इन केस ऑफ, इसमें इन केस में ऑफ जुटा हुआ है, और फांड के साथ हमेशा ऑफ रहता है, जिसका मतलब शौकीन होता है। अगर फांड के साथ ऑफ है तो इसके अलावा कोई अन्य प्रीपोजिशन उस वर्ड के बगल में नहीं आएगा। आते हैं इसके डेफिनेशन पे। हमने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, मतलब शब्दों का एक समूह जो प्रीपोजिशन का यूज हो करके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, संशोधित करता है, वह होता है फ्रेज और फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसे देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रेजल और फ्रेज प्रीपोजिशन। मतलब एक ऐसा शब्दों का समूह जो प्रीपोजिशन के रूप में ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, वह कहलाता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम इसके टाइप को जानेंगे, कुछ सेंटेंस और एग्जाम्पल के साथ इसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, गोइंग टू, इन केस ऑफ, फाइंड ऑफ, यह सारे ऐसे वर्ड हैं जो फिक्स्ड हैं, उनके बगल में जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है वह फिक्स है, इनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यह हो गया हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। और इसको कुछ समझेंगे सेंटेंस के सारे। पहला है ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, यानी वह कार्य किया मेरे अनुसार। ठीक है, यानी ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग के साथ टू यहाँ अटैच है और कुल मिलाकर के होता है अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू मी, वह मेरे अनुसार कार्य किया। ठीक है, दूसरा है बीमारी के कारण वह यहाँ नहीं आ सका, तो ओइंग टू, यहाँ हो गया ओइंग टू का मतलब के कारण। ठीक है, ड्यू टू, ओइंग टू, यह लगभग सेम मीन में होंगे, सेम अर्थ में होंगे, बस इसका यूज जो है जहाँ हम पढ़ेंगे बारी बारी से बिल्कुल अलग होगा और सेंटेंस के साथ इसको समझना होगा। ठीक है, यह रहा हमारा सेंटेंस। इसके अनुसार हम समझने का प्रयास किए हैं फिर फ्रेजल का अथवा फ्रेज प्रीपोजिशन का, और इस तरह से हमने तीनों टाइप को पढ़ा। ठीक है, इसमें सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और लास्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन, यह हमारा प्रीपोजिशन का तीनों टाइप्स था। अब हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं।
कुछ नोट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन कहाँ होता है, इसका यूज कैसे होता है, इसको जानने के लिए हमें इन टिप्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि यह ऐसा टिप्स है जिसको हम अगर एक बार दिमाग में बैठा लें तो हम हमेशा यह जान जाएंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ है, कौन सा है और कैसे लगा हुआ है। देखिए, जब भी प्रीपोजिशन रहेगा कहीं भी, जब भी कहीं कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ रहेगा तो उस प्रीपोजिशन के बगल में ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ना सेकेंड फॉर्म होगा, ना थर्ड फॉर्म होगा और ना ही फिफ्थ फॉर्म होगा, बल्कि और सब्जेक्टिव केस भी इसके बाद नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ प्रीपोजिशन यूज हुआ रहेगा उस प्रीपोजिशन के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं रहेगा और न ही उसके बगल में कोई सब्जेक्टिव केस आएगा, अर्थात प्रीपोजिशन के बाद कोई सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। ठीक है, यानी इन दोनों को हमने लिखा है V1, V2, V3, V5 और सब्जेक्टिव केस प्रीपोजिशन के बगल में कभी भी नहीं आएगा। आएगा क्या? जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन के बगल में हमेशा और हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। ठीक है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो सकता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे इस एग्जाम्पल के द्वारा। हमने लिखा है ही शुड कंप्लेन अगेंस्ट रामू एंड आई। ही शुड कंप्लेन अगेंस्ट रामू एंड आई और दूसरा है ही शुड कंप्लेन अगेंस्ट रामू एंड मी। अब यहाँ देखने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जो अगेंस्ट है यह आपका प्रीपोजिशन है और इसके बगल में रामू है और एंड के बगल में आई है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई नाउन है तो नाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वही ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। ठीक है, यानी जब भी कोई नाउन का यूज हम करेंगे तो जो उसका सब्जेक्ट होगा वही उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। अगर मान लीजिए रामू है तो रामू का ऑब्जेक्ट रामू ही होगा, न कि कुछ और होगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए हमने रामू को नाउन के रूप में यूज किया है तो रामू उसका सब्जेक्ट है और रामू ही उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जबकि प्रोनाउन में क्या होता है, यह अलग हो जाता है। अगर प्रोनाउन में हमने मान लीजिए यहाँ पर ही का यूज किया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी कहीं किसी प्रोनाउन का हम यूज करेंगे तो उस कंडीशन में जो सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन का उसका ठीक उल्टा ऑब्जेक्ट होगा, दोनों सेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर नाउन है तो नाउन का जो सब्जेक्टिव केस रहेगा वही उसका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा हर कंडीशन में। जबकि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का यूज हो जाने के बाद जो उसका सब्जेक्टिव केस होगा वह उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान देंगे। अब यहाँ हम आते हैं सेंटेंस पे। हमने यहाँ लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का V1 यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कभी नहीं आएगा। न ही प्रीपोजिशन के बगल में कोई सब्जेक्टिव केस होगा। जब भी होगा प्रीपोजिशन के बगल में ऑब्जेक्टिव केस होगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है शुड कंप्लेन अगेंस्ट रामू एंड आई। यहाँ अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन है, रामू ऑब्जेक्ट है और आई जो है सब्जेक्ट है। और हमने लिखा है कि प्रीपोजिशन के बगल में जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत हो रहा है। क्योंकि रामू यहाँ ऑब्जेक्ट तो हो गया लेकिन जो आई है वह सब्जेक्ट है, जबकि प्रीपोजिशन के बगल में कोई सब्जेक्टिव केस नहीं आता। दूसरा, आई शुड कंप्लेन अगेंस्ट रामू एंड मी। रामू यहाँ ऑब्जेक्ट है और मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह सेंटेंस सही होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बगल में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, यह रहा पहला एग्जाम्पल। अब हम समझेंगे दूसरे एग्जाम्पल से। हमने लिखा है ही फाउंड ऑफ स्मोकिंग। यह जो स्मोक है वर्ब है और वर्ब का यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आई जोड़ा हुआ है, यह हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसको हम कहेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ही इज फाउंड ऑफ स्मोकिंग। हमने लिखा है
कि प्रीपोजिशन के बाद या तो ऑब्जेक्टिव केस होगा या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं वह हो सकता है। तो यह जो है सेंटेंस आपका सही होगा, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। इस तरह से ऐसे बहुत सारे यूज हैं जिसको हम अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं, हम देखते हैं उनको। अब एक वर्ड है एग्री, और एग्री के सामने हमने दो प्रीपोजिशन को लगाया हुआ यूज किया है, लेकिन समझना है कि इन दोनों में से सही कौन होगा। ठीक है तो दोनों प्रीपोजिशन यूज भी हो सकता है दोनों, लेकिन किस कंडीशन में और कहाँ होगा इसको हमें देखना है। हमने लिखा है एग्री टू और दूसरा है एग्री विथ। एग्री माने होता है सहमत होना, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, लेकिन अगर हम यहाँ टू लगा देते हैं तो एग्री टू का मतलब हो जाएगा सहमत होना, लेकिन किससे, किसी वस्तु से। ठीक है, यानी वस्तु का यह जो है संबोधन करेगा, और वही अगर एग्री विथ होता है तो हो जाएगा व्यक्ति से। यानी दोनों का मतलब होता है सहमत होना, लेकिन प्रीपोजिशन लग जाने से इतना अंतर हो जाता है कि कहीं कहीं पूरा का पूरा सेंटेंस भी बदल जाता है। इसलिए हमें इसको जो है बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि एग्री टू लग जाने से सहमत तो होगा, लेकिन वह सहमति वस्तु से होगी, जबकि एग्री विथ का व्यक्ति से होता है। दोनों का मतलब सहमत होना। हमने अगला लिखा है डेल इन। डेल इन का मतलब होता है व्यवहार करना, यह आपका बिजनेस से मतलब है, व्यापार से मतलब है। ठीक है, और जबकि डेल विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना। ठीक है, यानी डेल इन का मतलब होता है व्यापार, ठीक ना, और डेल विथ का मतलब होता है व्यवहार करना। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ऐसा यूज होता है कि उसके लग जाने से पूरा का पूरा सेंटेंस अपना पूरा अर्थ ही बदल देता है। इसलिए प्रीपोजिशन को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। हमने आज प्रीपोजिशन, उसके डिफिनीशन, उसके टाइप्स सबको पढ़ा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी हमने उसको समझाया, लेकिन हम जितना प्रीपोजिशन होता है सारे प्रीपोजिशन को बारी बारी से पढ़ेंगे, उसको यूज करके बताएंगे। ठीक है, आज का हमारा बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत